हेलो स्टूडेंट्स। तो आज है हमारा डे 7 ऑफ 15 डेज मैराथन और करना भी आज हमें चैप्टर नंबर 7 ही है। और लगभग हम 6 दिन से लगातार बिज़नेस स्टडीज़ का एक एक चैप्टर कर रहे हैं। टोटल बिज़नेस स्टडीज़ में हमारे पास 12 चैप्टर्स हैं और हमने 6 दिन में 6 चैप्टर कवर कर लिए हैं। दैट मीन्स 50% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। आई नो कुछ बच्चों ने बीच में एक आध दिन छोड़ा होगा ड्यू टू द मैथमेटिक्स एग्ज़ाम और शायद अभी भी एक दो दिन छोड़ने वाले हैं ड्यू टू फिज़िकल एजुकेशन एग्ज़ाम। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जितना भी देख पाएँ 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा आप ज़रूर देखिए, क्योंकि कुछ ना करने से कुछ करना बेटर होता है। तो धीरे धीरे करके भी आप अगर देखते रहेंगे तो आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। मोर ओवर अभी सिर्फ आप चैप्टर को समझ रहे हो, अभी आपको इन्हें लर्न करना भी बाकी है। तो जब तक आपका टाइम आएगा बिज़नेस स्टडीज़ के एग्ज़ाम का, एटलीस्ट तब तक आपने अगर समझ चुके होगे आप चैप्टर्स को, तो लर्न करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसलिए मैं तो आपको यही सजेशन दूंगी कि रात को, सुबह या दिन में जब भी आपको लगता है कि हाँ आप आधा एक घंटा निकाल सकते हो, तो निकाल के प्लीज़ ज़रूर समझिए, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 7, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग इज़ द फोर्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था प्लानिंग वाले चैप्टर के टाइम पे कि हमारे पास 5 फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग को हम समझ चुके हैं, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी कि प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। सो डायरेक्टिंग आता है हमारा फोर्थ फंक्शन। क्या होता है डायरेक्टिंग? देखो, डायरेक्टिंग बना है डायरेक्शन से। डायरेक्टिंग फंक्शन के अंदर हम अपने एम्प्लॉयज़, अपने सबॉर्डिनेट्स, अपने वर्कर्स को डायरेक्शन देते हैं। अब डायरेक्शन का मतलब सिर्फ ऑर्डर देना या इंस्ट्रक्शन देने से नहीं होता। डायरेक्शन का मतलब गाइडेंस से भी है, काउंसलिंग से भी है, और लीडिंग से भी है, मोटिवेटिंग से भी है, कम्युनिकेशन से भी है। डायरेक्टिंग के अंदर ये सब कुछ आता है। यानी कि कोई भी ऐसा ज़रिया जिसके थ्रू हम अपने एम्प्लॉयज़, वर्कर्स, लेबर को एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकें, तो उसे ही हम डायरेक्टिंग कहते हैं। सो डायरेक्टिंग का मतलब हुआ अपने सबॉर्डिनेट्स को ये बताना कि उन्हें क्या करना है, और ये देखना कि वो उस काम को अपनी बेस्ट एबिलिटीज़ के साथ कर रहे हो। यानी कि एक जो सुपीरियर होता है उसका ये काम होता है कि अपने सबॉर्डिनेट्स के फुल पोटेंशियल को बाहर निकालना। हम जानते हैं कि आपका पोटेंशियल क्या है। मैं हमेशा कहती हूँ ना कि हमारा टारगेट सिर्फ पास होना नहीं है, हमारा टारगेट 90 प्लस का है। दैट मीन्स मैं जानती हूँ कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है, हर एक बच्चे के अंदर वो पोटेंशियल है कि वो वहाँ तक पहुँच सकता है। बस ज़रूरत है आपको उसको पहचानने की और वहाँ तक पहुँचने के लिए मेहनत करने की। तो ये मेरा डायरेक्शन होगा जो आपको वहाँ तक ले जाने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको डे टू डे जो ये पढ़ा रही हूँ, ये मेरा डायरेक्शन है कि मैं आपको वहाँ तक लेकर जाऊँ और एक दिन आप मुझे खुद कहें कि यस मैम, आपके डायरेक्शन को फॉलो करके आज हमने ये अचीव कर लिया है, राइट। सेकेंड थिंग इज़, अब जो हमारे डायरेक्टिंग फंक्शन है ये 4 एलिमेंट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। लीडरशिप, मोटिवेशन, सुपरविजन और कम्युनिकेशन। हमें इन चारों ही एलिमेंट्स को इस चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो उसके लिए लेकिन पहले हम डायरेक्टिंग को थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि डायरेक्टिंग क्या होता है। तो उस डायरेक्टिंग में सबसे पहले हमारे पास उसके फीचर्स कि डायरेक्टिंग होता कैसा है। सो फॉर डायरेक्टिंग कॉल मी फिट, क्योंकि अगर आप मुझे फिट बोलेंगे तभी तो मैं आपको डायरेक्शन दे पाऊंगी। अगर मैं अनफिट होंगी तो मैं डायरेक्शन कैसे दूंगी। सो कॉल मी फिट। किस लिए कॉल मी फिट? फॉर द फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। कॉल मी फिट फॉर फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग, जहाँ पर सी है कंटिन्यूस प्रोसेस, एफ है आपका फ्लोज फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, आई है इनिशिएट्स एक्शन, और आपका टी है टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। आप इसे परवेसिव भी लिख सकते हो, जो सेकेंड पॉइंट है मीन्स द सेम थिंग। सो डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। डायरेक्टिंग फंक्शन ही होता है जो एक्शंस को स्टार्ट करता है। देखो, जैसे कि सीबीएसई की डेटशीट रिलीज़ हुई,
ये भी एक तरीके का डायरेक्शन है। उन्होंने कम्युनिकेशन किया आपके साथ, आपके सामने एक डेट शीट लाके खड़ी कर दी। पहले क्या होता है कि जब तक एग्ज़ाम की डेट शीट हमारे सामने नहीं आती ना, तब तक वो जोश नहीं आता ना कि हाँ यार पढ़ना है पढ़ना है। प्री बोर्ड तक भी आप लोग ढीले 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 से रहते हो, अब पढ़ेंगे अब पढ़ेंगे अब पढ़ेंगे। लेकिन जैसे डेट शीट आती है ना, तो एकदम से माइंड में एक अलार्म बजना शुरू हो जाता है कि यार अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। दैट मीन्स आपको डायरेक्शन मिला, आपने अपने एक्शन स्टार्ट किए। कुछ ऐसे होते हैं उसी टाइम पे ही पढ़ना शुरू करते हैं, उसी टाइम पे अपने ट्यूशन्स वगैरह सर्च करते हैं कि अब क्या करें, क्रैश कोर्स ज्वाइन करें या कहाँ जाके पढ़ें या कैसे पढ़ें, क्या स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करें। तो डायरेक्शन मिली तभी तो एक्शन स्टार्ट हुए ना। सो डायरेक्टिंग क्या होता है, आपके एक्शंस को इनिशिएट करता है। बाकी जितने भी फंक्शंस है हमारे, वो एक सेटिंग, जैसे कि क्या होता है, हम किसी स्टेज पे सपोज करो कोई परफॉर्मेंस देने वाले हैं, राइट। तो पहले क्या होता है, स्टेज की तैयारी की जाती है, सेटिंग फॉर एक्शन, यानी कि परफॉर्मेंस के लिए पहले स्टेज को तैयार किया जाता है। तो ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये तो जस्ट स्टेज को तैयार किया जा रहा है। लेकिन जैसे ही सॉन्ग बजा, आपको एक डायरेक्शन मिला, आपकी परफॉर्मेंस शुरू हो गई। तो डायरेक्टिंग ने ही तो एक्शंस को इनिशिएट किया, बाकी फंक्शंस ने तो तैयारी करी है। लेकिन डायरेक्शन ही है, डायरेक्टिंग फंक्शन ही है जहाँ पे एक्चुअल में जो काम होता है वो शुरू हो जाता है। ठीक है। सेकेंड इज डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। डायरेक्टिंग हर उस जगह पर आपको देखने को मिलेगा जहाँ सुपीरियर और सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप होगा, और टॉप से लेकर बॉटम तक, चाहे टॉप पे है, मिडल पे है, लोअर पे है, हर जगह आपको डायरेक्शन देखने को मिलेगा। कंटिन्यूस डायरेक्शन के बिना आप ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी को परफॉर्म ही नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हमें कहीं से कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है, जब तक हमें इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलती हैं, तब तक हम काम नहीं करते हैं। तो कंटिन्यूस है, जब तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन चलती रहेगी, एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती रहेंगी, तो डायरेक्टिंग भी चलता रहेगा। इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जो हमारे जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सुपीरियर को, और सुपीरियर डायरेक्ट करते हैं सबॉर्डिनेट को। तो ये टॉप से बॉटम की तरफ फ्लो की जाती है। ठीक है। हर मैनेजर अपने इमीडिएट सबॉर्डिनेट को डायरेक्ट करता है, राइट। सो ये 4 फीचर्स थे हमारे डायरेक्टिंग के। फॉर दैट यू हैव टू कॉल मी फिट। ओके। कंटिन्यूअस, flows from top to bottom, initiate actions and take place at every level of organization or management. Next, for explaining the importance of directing, you have to call me smart, responsible and genius. अगर मुझे डायरेक्शन देना है, for that I will say that I am smart, responsible and genius. किसी को डायरेक्शन तभी तो दे पाएंगे जब खुद स्मार्ट, रिस्पॉन्सिबल और जीनियस होंगे। सो आई स्टैंड्स फॉर इनिशिएट एक्शंस, ए ऐसे ही है, एम है मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, एस है स्टेबिलिटी एंड बैलेंस, आर है रिड्यूसेस द रेसिस्टेंस ऑफ चेंजेस एंड जी है आपका यहाँ पर इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स के लिए। ठीक है। सो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है ना, डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शंस, बिल्कुल सेम फीचर वाला ही है। हो सकता है आपकी बुक में थोड़ा सा अलग एक्सप्लेनेशन हो, बट जस्ट बिकॉज पॉइंट सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो एक्सप्लेनेशन वहाँ याद कर रहे हैं, जो वहाँ बात कही गई है, सेम वही बात यहाँ भी है कि डायरेक्टिंग ही है जो एक्शंस को स्टार्ट करता है। ठीक है। तो मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल बता देती हूँ कि जैसे एक सुपरवाइज़र क्लैरिफाई करता है डाउट्स अपने सबॉर्डिनेट्स के वाइल परफॉर्मिंग अ जॉब, तो जैसे ही उसके डाउट्स क्लियर होंगे उसके एक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। नाउ इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, हाँ ये हम पढ़ते हैं। क्या होता है कि जो डायरेक्टिंग होता है वो हर एक इंडिविजुअल एफर्ट्स को ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस की तरफ लेकर जाता है। अब जैसे कि आपको अभी फ़िलहाल मैं डायरेक्शन एक बिज़नेस स्टडीज़ के सब्जेक्ट के लिए दे रही हूँ, लेकिन अगर आपका जो टारगेट है क्लास 12th में 90% लाने का, वो सिर्फ बिज़नेस स्टडीज़ के अंदर नहीं है। आपको क्या करना है, 5 सब्जेक्ट्स के अंदर, या फिर अगर आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं इंक्लूडिंग एडिशनल सब्जेक्ट, तो आपको उन सब में अच्छा परफॉर्म करना है, तभी जाके वो आपका जो टारगेट है, जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल कहूँगी मैं उसको, वो आपका अचीव हो पाएगा। तो एज अ लीडर, एज अ मोटिवेटर, मुझे आपके उन सभी ग्रुप एफर्ट्स को एक कॉमन डायरेक्शन देनी है।
मुझे सिर्फ एक ही डायरेक्शन में नहीं लेके जाना आपको, मुझे आपको ये भी कहना है कि आप अपने दूसरे सब्जेक्ट्स में भी अच्छा परफॉर्म करो, अपने अकाउंटेंसी में भी अच्छा परफॉर्म करना है, इकोनॉमिक्स में भी अच्छा परफॉर्म करना है, इंग्लिश में कर चुके होगे, मैथमेटिक्स भी हो चुका है, फिजिकल एजुकेशन में भी कर लोगे। तो उन सभी को इंटीग्रेट करना है, एक साथ लेकर चलना है, तभी वो जो हमारा टारगेट है ना वो पूरा हो पाएगा। तो डायरेक्टिंग यही करता है, हर एक इंडिविजुअल एफर्ट को ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस की तरफ लेकर जाता है। एक अच्छा लीडर अपनी गुड लीडरशिप एबिलिटीज़ के साथ अपनी टीम को इस तरीके से लीड करता है कि वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव कर सके। मुझे आपको उसी तरीके से लीड करना है कि सिर्फ बिजनेस स्टडीज़ ही नहीं, सभी सब्जेक्ट्स चाहिए हमें। एक बिजनेस स्टडीज़ में 95 दिख जाएंगे, बाकियों में 60 50 70 दिखेंगे, वो अच्छा नहीं लगेगा और उस 90 की भी इज्जत ख़राब हो जाएगी उसमें। तो हमें तो सब में 90+ लेकर आने हैं, राइट। तो डायरेक्टिंग क्या करता है, आपके ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है। नेक्स्ट इज मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। जो डायरेक्टिंग फंक्शन है वो अपने एम्प्लॉयज़ को मदद करता है उनका खुद का पोटेंशियल रियलाइज़ कराने में। मैं आपको बार बार कह रही हूँ ना कि है आपके अंदर पोटेंशियल, पढ़ के तो देखो। अगर आप सिर्फ 10 दिन 15 दिन 20 दिन पढ़कर 60% मार्क्स ला सकते हो, तो अगर पूरे साल पढ़ते तो सच में टॉप कर जाते। तो अभी भी मौका है, अभी भी अगर आप पढ़ो तो कोई बात नहीं, अभी हमारे पास दिन हैं, आप अभी भी उस टारगेट को अचीव कर सकते हो। तो मैं आपकी मदद कर रही हूँ ना आपके पोटेंशियल को रियलाइज़ करने में। तो एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपने फॉलोअर्स की कैपेबिलिटीज़ को पहचाने, उनके पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करे और उन्हें मोटिवेट करे कि रियलाइज़ करना है। सिर्फ ये कुछ दिन की आपकी मेहनत है जो आपको आगे तक लेकर जाएगी। सिर्फ अपने माइंड में ये सोचा करो कि अगर हम नहीं पढ़ते हैं, हम ये काम नहीं करते हैं, तो क्या हो सकता है। सॉरी टू से दीज टू वर्ड्स, या तो आप फेल हो जाएंगे या कंपार्टमेंट आएगी। अगर आप उस सिचुएशन को फेस करने के लिए रेडी हैं तो आप अभी आराम फरमाइए, मज़े करिए। लेकिन अगर आप उस चीज़ को नहीं देखना चाहते हैं इन फ्यूचर, तो उसके लिए आज पढ़ लीजिए। आपको वो चीज़ अगर नहीं देखना, आपको पता है ना कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, आपको पता है ना कि अगर आप ये काम नहीं करोगे तो वो होगा। तो अगर आप चाहते हो कि वो ना हो तो उसके लिए आज काम करो, ठीक है। तो चल रहा है मोटिवेशन, पहुँचो वहाँ तक। नेक्स्ट इज रिड्यूसेस द रेसिस्टेंस ऑफ चेंजेस। अब क्या होता है ना कि जब भी कोई चीज़ इंट्रोड्यूस की जाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो रेसिस्टेंस शो करते हैं। रेसिस्टेंस मीन्स ऑपोजिशन, मना कर देना, मनाही कर देना कि हमें ये काम नहीं करना। तो डायरेक्टिंग क्या करता है, उसी चीज़ को पॉजिटिव चीज़ में कन्वर्ट करता है। सपोज़ कि आपके पेरेंट्स ने ये बोला कि अच्छे मार्क्स लेकर आओ, CUET का एग्ज़ाम दो, रेगुलर कॉलेज करो, लेकिन आपको ये सब चीज़ें बहुत बर्डनसम लग रही है कि नहीं यार मुझे नहीं करना है, क्या करना है कॉलेज वॉलेज करके, कुछ और करेंगे, प्रोफेशनल कोर्सेज देख लेते हैं, वो भी अच्छी चीज़ है प्रोफेशनल कोर्सेज, ये शॉर्ट टर्म कोर्स कर लेंगे, टेली वेली सीख के लग जाएंगे कहीं पे। बट आपने एकदम से तुरंत मनाही कर दी ना, एक चेंज आया आपकी लाइफ में, एक चेंज आने वाला है, कॉलेज आने वाला है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं बहुत बर्डन होगा, ये नहीं करना वो नहीं करना, और आपने उसको चेंज कर दिया। वहीं पे वो आपके पेरेंट्स क्या करेंगे, आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, उनके पॉजिटिव पॉइंट्स बताएंगे, आगे की कुछ प्रिडिक्शंस बताएंगे, जिससे आप रेडी हो जाओगे उस काम को करने के लिए। और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो पहले CUET नहीं देने वाले थे, मेरे सामने ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मेरे खुद के स्टूडेंट्स जो नहीं देने वाले थे, और आज मैं सुन रही हूँ हर दूसरा बच्चा ये कह रहा है कि मैम हमने CUET के एग्ज़ाम का फॉर्म फिल कर दिया है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं उन्हें कोई एक मोटिवेशन, कुछ लीडरशिप उन्हें मिली है जिसकी वजह से वो रेडी हो गए हैं, राइट। तो रेसिस्टेंस ऑफ चेंज को हटाता है डायरेक्टिंग फंक्शन। उन चेंजेस के पॉजिटिव पॉइंट्स ये समझाया जाता है कि आपके लिए ये क्यों ज़रूरी है, आपके लिए अच्छा है, आपकी भलाई होगी इससे अगर आप करते हो तो। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में ये हुआ कि सब कुछ ना कंप्यूटराइज करना है, अब सबको कंप्यूटर आना ज़रूरी होना चाहिए, सबको ये काम करना है। तो बहुत सारे लोग रेसिस्ट करते कि नहीं यार हमें तो चलाना नहीं आता, हम नहीं कर सकते, झंझटबाजी है एंड ऑल। लेकिन जब उसी चीज़ के पॉजिटिव एस्पेक्ट समझाए गए कि कल को आपकी करियर की ग्रोथ भी होगी, आप यहाँ से छोड़ के अगर किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो और वहाँ जाके कहते हो ना कि हमें कंप्यूटर भी आता है, तो आपकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तो अगर आपको उसके पॉजिटिव चीज़ें समझाई जाएंगी, डायरेक्ट किया जाएगा, तो रेसिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा।
फिर है फिफ्थ, ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। अगर टाइम टू टाइम डायरेक्शन सही चलती रहती है ना, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी, बैलेंस बना रहता है। क्यों? क्योंकि कॉपरेशन मिल रहा है, कमिटमेंट्स पूरे हो रहे हैं, और ग्रुप्स, डिपार्टमेंट्स, एक्टिविटीज सबके बीच में एक बैलेंस है। क्यों? क्योंकि जहाँ आप अटकते हो, जहाँ कन्फ्यूजन आती है, जहाँ कुछ नेगेटिव थॉट्स आते हैं, वहीं पे आपको डायरेक्शन मिल जाती है। तो जैसे ही आप कहीं भटकने लगते हो, आप अपने पाथ से हटने लगते हो, डायरेक्शन वहीं पे आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो अगर टाइम टू टाइम डायरेक्शन चलता रहेगा तो स्टेबिलिटी और बैलेंस मेंटेन रहता है। ठीक है, सो दीज आर द 5 इम्पॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। फॉर दैट आई विल से दैट आई एम स्मार्ट, रिस्पॉन्सिबल एंड जीनियस, राइट। अब एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं डायरेक्टिंग के: मोटिवेशन, सुपरविजन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन। हालांकि हमें पढ़ने डिटेल में सिर्फ 3 ही हैं, सुपरविजन हमारे कोर्स में नहीं है, उसके सिर्फ हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, बाकी सबको हमें डिटेल में पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं आज मोटिवेशन से, और सबसे जो लेंदी है वो मोटिवेशन का ही टॉपिक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक क्वेश्चन मोटिवेशन के टॉपिक से ज़रूर निकल कर आएगा। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ते हैं। मोटिवेशन, मोटिवेशन एक तरीके की प्रोसेस है। मोटिवेशन क्या होता है? किसी को प्रोत्साहित करना, है ना, आगे बढ़ने के लिए किसी को प्रोत्साहित करना। तो प्रोत्साहित कैसे किया जाता है? जब आपको कुछ पिन मारा जाएगा, जब आपके सामने कुछ लुभावने ऑफर रखे जाएंगे, या हो सकता है आपको डराया धमकाया जाएगा। डरा धमका के भी प्रोत्साहित किया जा सकता है। हम आपको कहते हैं ना कि अगर ये काम नहीं किया, अगर आपने कॉपी कंप्लीट नहीं करी तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, अगर तुम पूरे साल डिसिप्लिन में नहीं रहे तो एंड में प्रैक्टिकल्स में मार्क्स काट देंगे। तो आगे बढ़ाने का तो ये भी तरीका है। मोटिवेशन हमेशा पॉजिटिव नहीं होता, मोटिवेशन नेगेटिव तरीके से भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर लेकिन कहने का मतलब क्या है कि आपको स्टिमुलेट किया जा रहा है। स्टिमुलेट मतलब पिन पॉइंट, आपके सामने कुछ ना कुछ हम ऐसा करेंगे कि आप हमारे तरीके से काम करने के लिए रेडी हो जाओगे, हमारे गोल्स को अचीव कर दोगे। हमने कहा 20 आउट ऑफ 20 चाहिए ना प्रैक्टिकल में, फाइल बढ़िया बना दो, 20 हम दिलवा देंगे तुम्हें। तो हमने आपको स्टिमुलेट कर दिया, और आप गोल, आपका भी गोल अचीव हो गया, हमारा भी गोल अचीव हो गया। तो मोटिवेशन इसी चीज़ की प्रोसेस को कहा गया। ठीक है, तो मोटिवेशन से रिलेटेड कुछ हमारे टर्म्स जैसे कि मोटिव्स। मोटिव्स मीन्स द योर इनर स्टेट। मोटिवेशन ना अंदर से आता है, आपकी खुद की एनर्जी, आप एक्टिवेट होते हो। अगर वो चीज़ आपको चाहिए होगी तो आपकी एनर्जीज अपने आप ही उस तरफ बढ़ जाएंगी। अगर जैसे हर किसी को पैसा नहीं चाहिए, हर किसी को पैसा मोटिवेट नहीं करता, तो सपोज़ अगर आप किसी को जिसको पैसा मोटिवेट नहीं करता, आपके सामने कितने से पैसे ला के रख दो, अगर उसके लिए वो मोटिवेशनल सोर्स नहीं है तो उसकी एनर्जी एक्टिवेट नहीं होंगी उस चीज़ के लिए। ठीक है, कोई पर्टिकुलर मोबाइल फ़ोन है, किसी को मोबाइल फ़ोन्स का शौक होता है, किसी को नहीं होता, तो आप उसके सामने को कि ये काम करोगे ना तो मोबाइल फ़ोन मिल जाएगा, लेकिन उसको, उसकी इनर स्टेट उसको ये कह ही नहीं रही है कि ये काम करना है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ उसको मोटिवेट नहीं कर रही है, तो उसकी एनर्जीज एक्टिवेट नहीं होती हैं, वो नहीं डायरेक्शन में जा रहा उसके लिए, क्योंकि उसे वो चीज़ चाहिए नहीं। तो मोटिव्स वो इनर स्टेट है जो आपकी जो आपको एनर्जाइज करती है, एक्टिवेट करती है, आपको मूव करती है उस गोल की तरफ। ठीक है, मोटिवेटर्स वो टेक्निक है जिसके थ्रू हम आपको मोटिवेट करते हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में सैलरी, बोनस देना, प्रमोशन दे देना, ये सब मोटिवेशन है, मतलब मोटिवेटर्स हैं। अब फीचर्स ऑफ मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन कैसा होता है? तो सी पिग, मोटिवेशन कैसा होता है? सी पिग। और यू नो ना, आई एम स्मार्ट, रिस्पॉन्सिबल एंड जीनियस। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना वाई आई एम स्मार्ट, रिस्पॉन्सिबल एंड जीनियस, एंड प्लीज़ कॉल मी फिट ऑल्सो, राइट। तो लिखते रहिएगा कि क्या क्या था। इससे क्या होता है, कमेंट्स में भी ना, आप लोग नहीं करते हो बट कमेंट्स में भी क्या होता है ना, नोट्स बनते चले जाते हैं। कोई अगर देखेगा तो उसको भी दिखेगा कि हाँ ठीक है, ये एक्रोनिम्स है। पेपर के टाइम पे से वीडियो खोल के कमेंट्स भी देख लोगे तो भी तुम्हारे नोट्स वहीं पे तैयार होते हुए चले जा रहे हैं। ठीक है, तो किया करो ये काम। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ मोटिवेशन के लिए सी पिक। सी मतलब क्या है हमारे पास? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। पी मतलब क्या है हमारे पास? पॉजिटिव और नेगेटिव। आई मतलब क्या है? इंटरनल फीलिंग। जी मतलब क्या है? गोल ओरिएंटेड। तो मोटिवेशन इज़ एन इंटरनल फीलिंग, बिल्कुल मैंने बताया ना, इनर स्टेट है, अपने अंदर से ही आता है। वो आपकी डिज़ायर्स हैं, वो आपकी स्ट्राइविंग है कि चाहत, मुझे ये चीज़ चाहिए। कहते हैं ना, जो चीज़ ये प्यार, इश्क और मोहब्बत भी तुम्हारा अंदर से ही निकलता है ना। अगर चाहिए होता है तभी तो उस चीज़ की तरफ चल पड़ते हो ना, जब दिखता है कि हाँ यार
अब तो यही चाहिए, इसी को अपना जीवन साथी बनाना है, तो क्या करते हो, उसी की तरह ही हो जाने की कोशिश करते हो ना, जैसे उसको पसंद होता है। तो ये अंदर की तो फीलिंग है जो बाहर निकलती है। तो ह्यूमन फीलिंग्स आर इंटरनल, मोटिवेशन अंदर से ही आता है। अब किसी को अगर गाड़ी खरीदने की चाहत है, तो वो उस गाड़ी को खरीदने की चाहत को पूरा करने के लिए उसे जो जो एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी वो उसको करेगा ना। सो इंटरनल फीलिंग है। प्रोड्यूसेस द गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, कोई गोल है तभी तो मोटिवेट होते हैं। अगर हमारा कोई गोल ही नहीं है, कोई लक्ष्य ही नहीं है हमारा, तो हम किस चीज़ के लिए मोटिवेट हो रहे हैं? कुछ भी तो नहीं है ना हमारा गोल। 90%, 90+ लाने हैं, लाने हैं, लाने हैं। तो गोल है ना, गोल है तो हमारा बिहेवियर है उसी की चीज़ की तरफ। अब ऑर्गेनाइजेशन में किसी को कहा जाता है कि अगर आपने इतना टारगेट अचीव कर लिया तो आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे, आपका हम प्रमोशन कर देंगे। तो वो गोल मिलता है तभी तो मोटिवेट होते हैं। तो मोटिवेशन गोल ओरिएंटेड बिहेवियर को जनरेट करता है। इट कैन बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे मैंने अभी आपको बताया, पॉजिटिव क्या है, आपको रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे, आपकी पे बढ़ा दी जाएगी, आपका प्रमोशन कर दिया जाएगा, आपका सम्मान किया जाएगा, बहुत सारे लोगों के बीच में कंग्रेचुलेट किया जाएगा आपको, आपको कोई हम गिफ्ट वाउचर्स दे देंगे। तो इस तरीके से आपकी परफॉर्मेंस को या आपको अप्रिशिएट भी किया जाता है, तो वो चीज़ भी हमें मोटिवेट करती है। जैसे कि अगर आप कमेंट बॉक्स में मेरे लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखोगे कि आपको अच्छे समझ में आ रहा है, तो ये मुझे और मोटिवेट करेगा कि मैं और अच्छे से आपके लिए काम करूं। बट वहीं पे अगर आप कुछ भी शो नहीं करोगे तो मुझे लगेगा कि पता नहीं क्या चल रहा है, कुछ हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। आप लाइक्स करते हो तो उससे भी लगता है कि हाँ, मोटिवेट होते हैं हम। टीचर्स भी मोटिवेट होते हैं आप लोगों से, ये नहीं कि एक टीचर ही बच्चों को मोटिवेट करता है, आपकी एक्टिविटीज़ भी हमें मोटिवेट करती हैं। जब हमें बच्चों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखता है आपकी परफॉर्मेंस में, आपके एक्शंस में, आपकी वर्डिंग्स में, तो हम भी मोटिवेट होते हैं कि हम भी बच्चों के लिए आगे बढ़कर और काम करें। ठीक है। सो मोटिवेशन पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। नेगेटिव के अंदर जैसे कि एम्प्लॉयज़ को कहा जाता है कि अगर ये काम नहीं किया पनिशमेंट्स मिलेंगी, आपके इंक्रीमेंट्स रोक दिए जाएंगे, डराया धमकाया भी जाता है थोड़ा बहुत, कि डांटना वाटना तो चलता ही रहता है। तो नेगेटिव मोटिवेशन भी चलता है। बट इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। क्यों? क्योंकि हमारे जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं ना, सब हेट्रोजेनस हैं, सबकी अपनी अपनी मोटिवेशनल नीड्स हैं, सभी के अपने एक्सपेक्टेशंस हैं, अपनी सोच, परसेप्शंस हैं, अपने रिएक्शंस हैं। हो सकता है किसी को मनी मोटिवेट करती हो सकता है किसी को वो डेजिग्नेशन मोटिवेट करता हो, उसे पैसों से मतलब नहीं है, लेकिन उसे वो ऊंचाई चाहिए अपने करियर के अंदर, कि पैसा चाहे कम मिले लेकिन मुझे वो पोस्ट चाहिए। तो और पोस्ट के साथ खैर ऑब्वियस सी बात है, पे तो बढ़ी जाती है, लेकिन स्टिल वो पैसे को देखकर मोटिवेट नहीं हो रहा है, वो उस पोस्ट को, उससे मिली हुई रिस्पेक्ट को देख के मोटिवेट हो रहा है। तो कॉम्प्लेक्स है, हर किसी की मोटिवेशनल नीड को समझना ऑर्गेनाइजेशन में इतना आसान नहीं है। तो दैट्स वाई इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ठीक है। सो फॉर फीचर्स ऑफ मोटिवेशन, सी पिग, राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक है मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। अब्राहम मैस्लो, जो बहुत ही फेमस वेल नोन साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक मोटिवेशन की थ्योरी जनरेट करी, जिसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारे मोटिवेशनल नीड को ना कुछ टाइप्स में डिवाइड किया, लेवल्स में डिवाइड किया। ठीक है। तो पढ़ते हैं अब उन्होंने इस थ्योरी के बारे में क्या कहा था। तो मैस्लो की जो नीड हायरार्की थ्योरी थी, उसे कहा गया कि कभी भी अगर आपको मोटिवेशन को समझना है ना, तो दीज आर द फंडामेंटल्स। फंडामेंटल मीन्स लाइक बेस, आप कह सकते हो। अगर आपको मोटिवेशन को समझना है तो ये आपको उसका एक बेस प्रोवाइड करेगा। ठीक है। तो लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने इस थ्योरी की कुछ अजम्पशंस दी पहले, क्योंकि देखो कोई भी लॉ या कोई भी थ्योरी होती है वो बिना अजम्पशंस के नहीं होती। देखो कुछ चीज़ें हमें अज्यूम करनी पड़ती है। तो उन्होंने कहा कि जो लोगों का बिहेवियर है ना, वो उनकी नीड पे डिपेंड करता है, और जैसे जैसे हमारी नीड सेटिस्फाई हो जाती है, हमारा बिहेवियर भी चेंज होता है। आप खुद सोचो, आपको किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो जब तक आपको वो चीज़ नहीं मिलती ना, आप चिड़चिड़ा सा महसूस करते हो, आप अनसेटिस्फाइड जब होते हो ना, तो थोड़ा सा आपका जो बिहेवियर होता है वो अच्छा नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप उस नीड की तरफ बढ़ते जाते हो, मतलब जैसे वो चीज़ आपको मिलनी शुरू हो जाती है, तो आपके बिहेवियर में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है। तो लोगों का बिहेवियर उनकी नीड्स पर डिपेंड करता है। दूसरा उन्होंने कहा कि लोगों की नीड ना हमेशा हायरार्किकल ऑर्डर में होती है, जो बेसिक से हायर पे जाती है। हमेशा ना हम पहले, हमें ये नहीं कि एकदम से हम कहते कि जी हमें तो हवाई जहाज चाहिए, एकदम से थोड़ी ना चाहिए।
तो आप एकदम से ऊपर नहीं पहुंच सकते, एकदम से ऊपर पहुंचोगे बिना तो फटाफट नीचे आओगे, बहुत जल्दी नीचे आओगे। लेकिन धीरे 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 हर एक चीज़ को एक्सपीरियंस करते हुए, हर एक चीज़ को पार करते हुए अगर ऊपर जाओगे ना, तो अगर नीचे आओगे भी तो भी धीरे धीरे आओगे और संभल भी पाओगे। ठीक है, तो उन्होंने यही बोला कि बेसिक से लेकर हायर लेवल तक की हमारी नीड्स होती हैं। एक सेटिस्फाइड नीड कभी हमें मोटिवेट नहीं कर सकती। अगर मैं कहूँ कि अब ज़िंदगी से कोई अपेक्षा नहीं है, मतलब कुछ नहीं चाहिए अब मुझे, तो मुझे क्या मोटिवेट करेगा? कुछ भी नहीं। लेकिन अगर मैं कह रही हूँ तो मुझे बहुत कुछ करना है, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, तो ही तो मैं मोटिवेट हो रही हूँ ना उस चीज़ को करने के लिए। तो एक हायर नीड ही मुझे सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, एक पर्सन नेक्स्ट हायर लेवल पे तब जाता है जब उसकी लोअर नीड सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक है, तो एकदम से कोई पिज़्ज़ा की डिमांड नहीं करता। हमारी बेसिक नीड ना पहले रोटी है, 2 वक्त की जो दाल रोटी है, पहले हमारी वो रिक्वायरमेंट है, वो लोअर नीड है। वो लोअर नीड के लायक जब हम हो जाते हैं ना, तब हम पिज़्ज़ा के बारे में सोचेंगे। एकदम से हम पिज़्ज़ा के बारे में नहीं सोचते हैं। ठीक है, सो दीज आर द 4 अजम्पशंस ऑफ दिस थ्योरी। तो अब ये थ्योरी कहती क्या है? हमारी जो थ्योरी है, जो नीड्स हैं, उनके 5 लेवल डिसाइड कर किए गए, जिसमें पहला लेवल है बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स। अब बच्चे क्या गलती करते हैं? हमारी आदत होती है जल्दी जल्दी पढ़ने की। बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स, इट इज़ नॉट साइकोलॉजिकल, इट इज़ फिजियोलॉजिकल। ठीक है, इट इज़ फिजियोलॉजिकल नीड्स। देखो, हम कहते हैं ना हमारी एक बेसिक नीड है क्या? रोटी, कपड़ा और मकान। बिल्कुल ये वही है, ये वही बेसिक नीड है। यहाँ पर हमारी बेसिक नीड है बिल्कुल प्राइमरी नीड्स, जो हमारे बेसिक जो हमारी नीड्स हैं उसको सेटिस्फाई कर। जैसे कि आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, जब किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं ना, तो पहली चीज़ जो हम वहाँ पर देखते हैं वो होती है सैलरी, पे। आप जब पहले ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो आप सबसे पहले सैलरी के बारे में सोचोगे। बाकी जॉब सिक्योरिटी है, प्रमोशन कैसे होता है, कब हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे, वो सब सेकेंडरी है। लेकिन प्राइमरी क्या है कि व्हाट इज़ द सैलरी। ठीक है, तो बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड होती है बिल्कुल आपकी प्राइमरी नीड्स, जो आप सबसे पहले सेटिस्फाई करना चाहोगे। ठीक है, दूसरा है सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स। हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर ज्वाइन करते हैं, ठीक है, सैलरी अच्छी है, लेकिन सेफ्टी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है जॉब की, आपको कभी भी उस जॉब से निकाला जा सकता है। तो ऐसी सैलरी का फ़ायदा का जहाँ पे आप सिक्योर ही ना, मैं कहूँगी मैं 2 पैसे कम कमा लूँगी, लेकिन मैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करूँगी जहाँ पे मेरी जॉब सिक्योर हो, जहाँ पर मैं हमेशा इस डर में ना हूँ कि आज नहीं तो कल कभी भी कंपनी हमको टाटा बाय बाय कर सकती है। तो सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स बहुत ज़रूरी है कि पे है, ठीक है, पे तो हमने देख ली, पर सेफ्टी और सिक्योरिटी भी चाहिए। तो जॉब सिक्योरिटी, पेंशन प्लान्स, इनकम की स्टेबिलिटी, ये हमारी सेकेंडरी नीड्स आ गई। बेसिक फिजियोलॉजिकल पहली, फिर उसके ऊपर सेफ्टी और सिक्योरिटी। जब हम पे से सेटिस्फाइड हो गए तो अब हमारी इच्छा हो गई कि हमें अपनी जॉब को सिक्योर करना है। तो जैसे गवर्नमेंट जॉब्स हैं, लोग क्यों उसकी तरफ इतना भागते हैं? क्योंकि सिक्योरिटी है, पे भी अच्छा है, सिक्योरिटी भी अच्छी है। उसके बाद आता है तीसरा, एफिलिएशन और बिलोंगिंगनेस नीड। हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, लगभग 5 से 6 घंटे या 7 से 8 घंटे भी होते हैं किसी की जॉब, वहाँ पर हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए होता है, कॉर्डियल इन्वायरमेंट चाहिए होता है, जहाँ पर हम अच्छे से काम कर सकें। हम मुंह बंद करके सुबह गए और शाम को आ गए, ऐसा नहीं हो सकता। हमें वहाँ पर चाहिए कि एक हमारी फ्रेंडशिप्स डेवलप हों, रिलेशनशिप्स बने, लोग हमें एक्सेप्ट करें, एक अपनापन हमें लगे, तो हम पूरे इंटरेस्ट के साथ काम करते हैं। तो जब हमें पे अच्छी मिल गई, हमें सिक्योरिटी भी मिल गई जॉब की, तो अब हम चाहते हैं कि वहाँ पर हमारे थोड़े से रिश्ते भी बने। अब यहाँ पर आप अपने चक्कर में मत लग जाना, यहाँ पर हम उन रिश्तों के बारे में नहीं बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कंपनी के साथ हमारा बॉन्ड कैसा है, कंपनी के अंदर काम करने वाले मैनेजमेंट के साथ हमारा बॉन्ड कैसा है। क्योंकि जब अपनापन होता है ना, तो वहाँ पर डिसीजन मेकिंग बहुत आसानी से हो जाती है, क्योंकि लोग कंपनी के बारे में सोचेंगे, कंपनी अपने वर्कर्स के लिए सोचेगी, वर्कर्स कंपनी के बारे में सोचेंगे, और जब दोनों एक दूसरे के बारे में सोचेंगे तो दोनों का फ़ायदा होगा। ठीक है, नाउ फोर्थ इज एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स मतलब हमारी पहचान, हमें सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, हमें थोड़ी ऑटोनॉमी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही हमें बांध कर रखा जा रहा है, हमें हमारा स्टेटस एंजॉय करना है, हमें एक पहचान चाहिए, हमें अटेंशन चाहिए। तो ये भी ज़रूरी होता है एक जॉब पोजीशन के अंदर। तो जैसे होता है ना कि
आप निकले कंपनी से तो उसने कहा ठीक है एक एम्प्लॉय जा रहा है, लेकिन वहीं पे अगर बोला जाए ना कि यार देखो कंपनी का जीएम जा रहा है, जनरल मैनेजर जा रहा है, अब मैं किसी क्लास के बाहर से निकल के जाऊँ, अच्छा ठीक है हाँ ठीक है मैम जा रही हैं, बट वहीं पे अगर मैं वहाँ पर प्रिंसिपल हूँ या वाइस प्रिंसिपल हूँ, देखो वाइस प्रिंसिपल मैम जा रही हैं, देखो प्रिंसिपल मैम जा रही हैं, तो ये जो एक स्टेटस मिल जाता है ना वो अपने आप में ही बहुत बड़ा मोटिवेटर होता है। तो आप जिस जॉब पोजीशन पे हो, अगर उस जॉब पोजीशन की एक पहचान है अपने आप में जो आपको एक अलग बनाती है बाकी सबसे, तो वो भी आपकी एक मोटिवेशन नीड है। नेक्स्ट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हाईएस्ट लेवल नीड है हमारी। अगर कोई आपसे पूछे लोवेस्ट लेवल नीड क्या है, तो वो है बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड। हाईएस्ट लेवल नीड है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो यहाँ पर हमारी डिजायर है व्हाट वन इज कैपेबल ऑफ बिकमिंग, कोई क्या बनना चाहता है। आज मैं एक नॉर्मल पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हूँ किसी एक स्कूल में, बट मेरा सपना सिर्फ वहीं तक रहने का नहीं है, मैं उससे भी बहुत आगे तक बनना चाहती हूँ, कैपेबिलिटी रखती हूँ, मुझे पहुँचना है वहाँ तक। लाइकवाइज आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो एज अ सेल्स मैनेजर, लेकिन आपकी जो इच्छाएं हैं, कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है, वो सिर्फ उस सेल्स मैनेजर तक का नहीं है। आप कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बनना चाहते हो, आप कंपनी के सीईओ बनना चाहते हो, तो वो चाहत आपकी कि आप क्या बनने लायक हो, क्या बनना चाहते हो, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, जहाँ पर आप अपनी ग्रोथ, अपना सेल्फ फुलफिलमेंट, अपने गोल्स का अचीवमेंट। तो यहाँ पर हम बात करते हैं प्रमोशंस की, कि एक डिपार्टमेंटल मैनेजर को सीईओ की पोस्ट तक पहुँचा दिया गया, तो दिस इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो ये थी हमारे 5 लेवल्स मोटिवेशन के, जिसको अब आप यहाँ पे इस डायग्राम से देखिए। सबसे पहले बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड में हमें चाहिए बेसिक सैलरी, सेफ्टी सिक्योरिटी नीड में पेंशन प्लान्स, एफिलिएशंस के अंदर हमें रिलेशनशिप्स अच्छे चाहिए, एस्टीम में हमें अपने जॉब को एक टाइटल, हमारे नाम के आगे कुछ लिखा हो, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में हमने जो गोल सोचा था ना हमने वो अचीव कर लिया। तो मैस्लो ने ये 5 हमें नीड्स दिए, लेवल्स दिए हैं, जिसको मैस्लोज हायरार्किकल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन कहा गया। तो अब स्टार्ट करते हैं इंसेंटिव्स फॉर मोटिवेशन। अब तक हमने ये पढ़ लिया कि मोटिवेशन होता क्या है, किस तरीके का मोटिवेशन होता है, मीन्स फीचर्स क्या है मोटिवेशन के, और मैस्लो की मोटिवेशन की थ्योरी। अब हम उसके इंसेंटिव्स पढ़ेंगे कि किस तरीके से कौन कौन से मोटिवेटर्स होते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं। तो इन इंसेंटिव्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। वन बाय वन हमें इन्हें डिटेल में रीड करना है। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, एज द नेम सजेस्ट, कि ये वो इंसेंटिव्स हैं, वो मोटिवेटर्स हैं जो डायरेक्टली मॉनेटरी फॉर्म में होते हैं, यानी कि जो आपको पैसे की फॉर्म में बेनिफिट देते हैं, उससे आप अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हो। तो ये टोटल 7 टाइप्स के हैं, 4PCBR, जिसमें 4 इंसेंटिव्स पी से स्टार्ट होते हैं, एक सी से बी और आर है। तो पहला पी है पे एंड अलाउंसेस, देन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव्स, प्रॉफिट शेयरिंग और परक्विजिट्स। देन बी से है बोनस, आर से है रिटायरमेंट बेनिफिट्स, राइट। तो स्टार्ट करते हैं पहले पे एंड अलाउंसेस से। देखो ये तो जो हमने अभी मैस्लो की थ्योरी पढ़ी ना, उसमें बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड, तो उसमें देखा ना हमने कि सबसे पहले तो हमें सैलरी चाहिए, तो ये वही है पे एंड अलाउंसेस। यहाँ पर इस फाइनेंशियल इंसेंटिव में आती है बेसिक पे, डियरनेस अलाउंसेस एंड अदर अलाउंसेस। डियरनेस अलाउंसेस क्या होता है कि जैसे इंक्रीमेंट्स होते हैं, तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ रही है, तो महंगाई के साथ साथ एक अलाउंस होता है जो आपकी सैलरी में ऐड ऑन होता है। इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में आप तब पढ़ोगे जब आप कभी आगे जाके इनकम टैक्स का सब्जेक्ट पढ़ोगे, तो वहाँ आपको सिखाया जाएगा कि किस तरीके से ये अलाउंसेस ऐड किए जाते हैं। अभी सिर्फ आप इतना समझिए कि आपकी बेसिक पे का पार्ट होता है। उसके बाद रेगुलर इंक्रीमेंट्स कैसे हैं, अदर अलाउंसेस कौन कौन से मिलते हैं, जैसे कि ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, HRA मिलता है, हाउस रेंट अलाउंसेस। तो बहुत सारे ऐसे अलाउंसेस होते हैं जो अलाउड किए जाते हैं, जो किसी भी एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। दूसरा है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव। प्रोडक्टिविटी यानी कि जैसा काम वैसा दाम। यहाँ पर आपकी वेजेस आपके काम से जुड़ी हैं, आपका जैसा प्रोडक्टिविटी लेवल होगा
आपको उतना ही पैसा मिलेगा। तो अगर आपको ज़्यादा पैसा चाहिए तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाओगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मोटिवेट किया जाएगा। हायर हायर द प्रोडक्टिविटी लेवल, हायर विल बी द वेजेस। बोनस, बोनस इज अबव एंड ओवर योर सैलरीज और वेजेस, यानी कि आपको आपकी सैलरी से ऊपर जो भी एक्स्ट्रा पैसा दिया जा रहा है, दैट इज़ योर बोनस। तो बोनस भी कई बार एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है अच्छा परफॉर्म करने के लिए। जैसे हम कहते हैं कि हमारा टारगेट है, जो इस टारगेट से अबव चला जाएगा उसको इतने का बोनस मिलेगा। बोनस में वो लोग कुछ मनी भी आपको ऑफर कर सकते हैं या मनी के इक्विवेलेंट भी कुछ दे सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉफिट शेयरिंग। अब प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब क्या है कि कई बार एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉफिट्स का शेयर ऑफर किया जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा कंपनीज को प्रॉफिट होगा उतना एम्प्लॉयज़ को भी प्रॉफिट होगा। भाई उनको सैलरी तो मिल ही रही है, बट हमने उनको अलग से एक्स्ट्रा में ये भी बोल दिया कि अगर आप हमारे प्रॉफिट को ज़्यादा जनरेट करने में मदद करेंगे तो उस प्रॉफिट का 5%, 2%, 10% आपको भी मिलेगा। तो अब एम्प्लॉय मोटिवेट होगा ना कि यार जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना मुझे भी उसका कुछ ना कुछ शेयर मिलेगा। तो प्रॉफिट शेयरिंग इसीलिए प्रोवाइड किया जाता है कि वर्कर्स, लेबर, एम्प्लॉयज़ अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करें ताकि वो अपने शेयर को इंक्रीज कर पाएँ। तो ये भी एक तरीके का मोटिवेटर है। को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन, इसमें क्या होता है कि कंपनी के एम्प्लॉयज़ को कंपनी के शेयर्स मार्केट प्राइस से कम प्राइस पर ऑफर किए जाते हैं। अब इसके पीछे उनका पर्पस क्या होता है, इसके पीछे कि एक तरीके की ना ऑनरशिप फीलिंग देना। अब देखो आप किसी कंपनी में पैसा लगाओगे तो आपको लगेगा ना कि यार इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो अच्छा ही होना चाहिए, कंपनी डूबनी नहीं चाहिए, मेरा पैसा लगा है। तो मतलब एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आएगा, एक अपनापन लगेगा आपको, क्योंकि आप अपने आप को उस कंपनी के उतने परसेंट से ऑनरशिप मानोगे, आपकी ऑनरशिप आपके हाथ में होगी। तो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए। क्यों? क्योंकि उनका खुद का पैसा भी उस कंपनी के अंदर लगा हुआ है। सिक्स्थ इज रिटायरमेंट बेनिफिट। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो आपको आपकी सर्विस के बाद भी बेनिफिट्स देती हैं। भाई एक एज तक हम काम करते हैं और उसके बाद हमें सोर्स ऑफ इनकम कुछ तो चाहिए ना। तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो आपको आपकी सर्विस के बाद भी आपको मॉनेटरी टर्म्स में मदद करती है, ताकि आप अपने आगे की ज़िंदगी जो बची कुची है आप उसे बहुत अच्छे से बिता सकें। तो प्रोविडेंट फंड्स, पेंशन्स, ग्रेचुइटी, ये सब चीज़ें इसी के अंडर आती हैं। नेक्स्ट इज योर perquisites। perquisites आर द फ्रिंज बेनिफिट्स। फ्रिंज बेनिफिट्स कहने का मतलब है इन काइंड, पैसे की जगह पर आपको कुछ और ऑफर किया जा रहा है। जैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे होते हैं जो कार अलाउंसेस देते हैं, यानी कि कार की फैसिलिटी नहीं दे रहे लेकिन उसके लिए पैसे दे देते हैं। उसके अलावा हाउसिंग फैसिलिटी दे देते हैं, आपको मेडिकल हेल्प दे देते हैं, आपके बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करा देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो मनी के इक्विवेलेंट है, इन काइंड बेनिफिट्स हैं आपके लिए। तो वो भी एक कंपनी ऑफर करती है। तो ये 7 हमारे पास फाइनेंशियल इंसेंटिव्स थे जो डायरेक्टली मॉनेटरी टर्म्स में है। अब नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को पैसा मोटिवेट करे, कुछ और भी चीज़ें होती हैं कंपनीज में जो हमें मोटिवेट करती हैं। तो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के अंदर वो सारे इंसेंटिव्स आते हैं जो डायरेक्टली मनी से तो नहीं जुड़े, बट वो हमें साइकोलॉजिकल और इमोशनल सेटिस्फैक्शन देते हैं। कई बार हमें अपने मेंटल सेटिस्फैक्शन भी बहुत ज़रूरी होता है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। तो वो यहाँ पर मिलेगा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव में। तो इसके लिए है आपके पास OCS 3E2J, यानी कि 3 आपके ई से स्टार्ट होते हैं, 2 जे से, ठीक है। तो यहाँ पर ओ से है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, एस है आपका स्टेटस, और उसके अलावा ये जो 3 ई हैं, 3 ई के अंदर आपके पास है, देखिए, एम्प्लॉय रिकग्निशन प्रोग्राम है, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, और 2 जे, तो एक है आपका जॉब एनरिचमेंट, एक है जॉब सिक्योरिटी, सी रह गया था, सी है आपका कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। तो टोटल 8 फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है हमारे पास, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। जिसमें पहला है, देखो, स्टेटस। स्टेटस का मतलब क्या होता है? रैंकिंग ऑफ पोजीशन। मैंने आपको बताया ना अभी प्रीवियस वाले टॉपिक के अंदर, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में, कि मैं आज एक नॉर्मल जस्ट अ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हूँ, बट मेरा सपना सिर्फ एक टीचर बनने का नहीं है। मेरे को
ऊपर तक जाना है, मेरे को और भी एक स्टेटस है जो मेरे को इस टाइम पे मोटिवेट कर रहा है, मुझे वहाँ तक पहुँचना है। पैसा मैटर नहीं कर रहा, लेकिन मुझे वो स्टेटस चाहिए। तो इट इज़ द रैंकिंग ऑफ योर पोजीशन, कि आप किस रैंक पे हो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो यहाँ पर अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिवॉर्ड, रिकग्निशन यानी कि पहचान, प्रेस्टीज जो जुड़ी है उस रैंक से, वो हमें मोटिवेट करती है। तो यहाँ पर अगर किसी को स्टेटस हम दिखा दें कि देखो अगर आपने ये काम किया ना तो आप उस स्टेटस तक पहुँच सकते हो, तो ये भी एक तरीके का मोटिवेटर है। ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट का मतलब होता है द कैरेक्टरिस्टिक्स जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को डिस्क्राइब करे, जो उस ऑर्गेनाइजेशन को दूसरे से अलग दिखाए। देखो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो बहुत अच्छी अच्छी सैलरीज ऑफर करती हैं, लेकिन वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है, वहाँ का जो सराउंडिंग्स है वो अच्छी नहीं है। मतलब आप उस जिस जगह पर हम काम करते हैं वहाँ का माहौल भी बहुत मायने रखता है। तो सैलरी तो आपको बहुत अच्छी मिल रही है, लेकिन वहाँ का माहौल ऐसा है कि वहाँ आपके लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, तो ऐसी जगह पर भी आप काम नहीं करोगे। तो कई बार हम पैसे ना देखकर हम उस ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि ऐसी क्या खास बात है उस इन्वायरमेंट में। अगर हम वहाँ पर कम पैसों में भी खुशी खुशी काम कर रहे हैं तो हम उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंदर हम किसी पर्सन की इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, आपको पैसा बहुत मिल रहा है लेकिन आपके ऊपर प्रेशर है, आपके ऊपर कोई फ्रीडम नहीं है, कोई डिसीजन नहीं ले सकते खुद से, तो ऐसे में भी काम करने में मज़ा नहीं आता। बट वहीं पे एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको आपके काम से रिलेटेड ऑटोनॉमी यानी कि फ्रीडम देता है, आपके काम का एप्रिसिएशन करता है, आपको रिवॉर्ड देता है, रिस्क लेने के चांसेस देता है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करना हम पसंद करते हैं, ये भी हमें एक सेटिस्फैक्शन देता है। थर्ड इज कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के करियर के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स, वर्कशॉप्स ये सब चलाते हैं, ताकि उनके स्किल्स डेवलप हो सकें। और उनके स्किल्स का डेवलपमेंट सिर्फ एम्प्लॉयज़ के नहीं कंपनी के लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि जितना अपडेटेड एम्प्लॉय होगा उतना ही अच्छा काम वो करेगा। तो बहुत सारे कंपनीज जो होते हैं वो स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम रन करते हैं ताकि अपने एम्प्लॉयज़ को वो मोटिवेट कर सकें। नेक्स्ट इज़ योर जॉब एनरिचमेंट। ये एक तरीका है कि जॉब को डिज़ाइन कैसे किया गया है, और ये भी एक तरीके से मोटिवेशन का काम किया था। मतलब हमारा काम ऐसा होना चाहिए जिसमें वैरायटीज़ होनी चाहिए, हमें अपने काम को करने में मज़ा आना चाहिए। अगर हम रिपीटेडली डेली रूटीन पे सेम ही काम करेंगे ना तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि यार हम बोर हो जाते हैं। तो कुछ ऐसा होना चाहिए हमारी जॉब के अंदर कि हमें इंटरेस्ट बने हमारा, कि हमें जो कंटेंट मिलता है डेली डेली, हमें अलग अलग चीज़ें करने को मिलती हैं, हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस रखे जाते हैं, फ्रीडम हमें ज़्यादा से ज़्यादा दी जाती है, और ऐसे हमें प्रोग्राम्स दिए जाते हैं जहाँ पर हम लेवल ऑफ नॉलेज अपना इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो अगर हमारी जॉब इंटरेस्टिंग होगी तो हम अपने आप ही मोटिवेट होंगे उसको करने के लिए। रोज़ हमारे सामने एक नया चैलेंज होता है जिसको हमें फेस करना होता है, तो ये बहुत अच्छे तरीके से किसी एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है। नेक्स्ट इज़ एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम। देखो जब तक एम्प्लॉय मोटिवेटेड फील नहीं करेगा ना, तब तक वो अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ नहीं कर सकता। वो एक एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत मेहनत से काम कर रहा है, लेकिन कभी उसको अप्रिशिएट ही नहीं किया जाता, कभी उसके काम की पहचान ही नहीं होती है, तो वो क्या सोचकर आगे बढ़ेगा। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स रखते हैं जहाँ पर एम्प्लॉय के काम को पहचाना जाता है, एम्प्लॉय को एक पहचान दी जाती है, उसको अप्रिशिएट किया जाता है। जैसे कि उसको उसकी परफॉर्मेंस के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करना, नोटिस बोर्ड पर उसका नाम डिस्प्ले कर देना, जैसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ इस तरीके से करके उसको आप बोर्ड पे प्लेस कर सकते हो। अवार्ड्स दे देना, सर्टिफिकेट्स दे देना, टी शर्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करना, उनको उनके वैल्यूएबल सजेशंस के लिए रिवॉर्ड दे देना। तो ये सब चीज़ें ना एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं। जब आपके काम की सराहना होती है ना, तो अंदर से आपके अंदर एक मोटिवेशन आता है कि यार मुझे और बढ़िया करना है, मुझे और बढ़िया करना है। नेक्स्ट इज़ योर जॉब सिक्योरिटी। एम्प्लॉयज़ हमेशा ये चाहते हैं कि देखो उनकी जॉब सिक्योर हो, कोई नहीं चाहता कि भाई हम एक अनस्टेबल जॉब करें। तो जॉब सिक्योरिटी अगर हमें किसी जॉब के अंदर दी जा रही है तो ये भी एक मोटिवेशन है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है कि जब हमें लगता है ना कि यार हमारे हम जॉब तो अब हमारी खोने वाली है नहीं क्योंकि हम परमानेंट हो चुके हैं, तो क्या होता है वो काम में ना लेज़ी हो जाते हैं, केयरलेस हो जाते हैं, वो फिर ढंग से काम नहीं करते। तो है ये एक डिसएडवांटेज भी है, बट हाँ
मोटिवेशन की बात करूँ तो बिल्कुल जॉब सिक्योरिटी अगर किसी जॉब में हमें मिल रही है तो वो भी हमें मोटिवेट करती है। हम ज़रूर ऐसी जॉब को करना चाहेंगे जहाँ हमें जॉब सिक्योरिटी मिलती है। इसका एग्जांपल मैंने अभी आपको ऊपर भी दिया था कि गवर्नमेंट जॉब्स। एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन, देखो आप जितना ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को अपने साथ लेकर चलोगे ना वो उतना ही मोटिवेट होंगे, क्योंकि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करवा रहे हो अपने एम्प्लॉय से। एक्चुअल आपकी वर्क फोर्स वही है जो आपको प्रोडक्टिविटी दे रही है। तो आप कोई डिसीजन लेते हो तो उन्हीं के लिए ले रहे हो। तो जब आप कोई भी डिसीजन लो तो उनको इन्वॉल्व करो, उनसे उनका सजेशन लो, उनका फीडबैक लो। तो ये मोटिवेट होगा कि जब उन्हें लगेगा ना कि यार हमारा एम्प्लॉय, हमारे जो एम्प्लॉयर है, हमारा जो मैनेजमेंट है, हमारी जो कंपनी है वो हमें सुनती है, उसको फ़र्क पड़ता है हमसे। तो वो अपनेपन का जो एक एहसास आता है ना, वो जो एफिलिएशन, वो जो बिलोंगिंगनेस मिलती है, वो ज़रूर मोटिवेट करती है। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में जॉइंट प्रोग्राम कमेटी, वर्क कमेटीज़ ये सब चलाई जाती हैं। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, वही कि ऑटोनॉमी देना, पावर देना सबॉर्डिनेट को उनके काम से रिलेटेड। अगर आप उनके काम से रिलेटेड उनको फ्रीडम दोगे, उनको पावर दोगे, तो वो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करेंगे। अब हर चीज़ के लिए अगर हमें पूछना पड़े जी ये कर लें, जी ये कर लें, जी ये कर लें, तो ये कि क्या है, हम क्या करने आए यहाँ पे, हम कोई मजदूर हैं क्या? बंधुआ मजदूर के हर चीज़ के लिए हमें पूछना पड़ रहा है? नहीं, अपने काम से रिलेटेड हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है, उसका डिसीजन हम खुद ले सकते हो। ठीक है, तो ये 8 हमारे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स थे, और इसी के साथ हमारा मोटिवेशन का टॉपिक ख़त्म होता है। बस एक ही हमारा डिफरेंस है, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ऑलमोस्ट हो चुका है। जैसे कि मीनिंग, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स वो रिवॉर्ड्स है जो मनी के टर्म्स में होते हैं, नॉन फाइनेंशियल मनी के टर्म्स में नहीं होते हैं। सुटेबिलिटी, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स ज़्यादातर लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है, लेकिन जो थोड़े हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं। सेटिस्फैक्शन, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हमारे मैस्लो की लोअर नीड्स को सेटिस्फाई करती है, नॉन फाइनेंशियल हायर लेवल ऑफ नीड्स को सेटिस्फाई करती है। एग्जाम्पल्स, बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग, नॉन फाइनेंशियल में स्टेटस और जॉब एनरिचमेंट। तो इसी के साथ हमने अपना एक एलिमेंट हमने अपना ख़त्म कर लिया है। अब स्टार्ट करते हैं लीडरशिप स्टाइल। लीडरशिप स्टाइल बहुत बढ़िया टॉपिक लगता है मुझे। अब लीडरशिप स्टाइल का मीनिंग क्या है? ये है हमारा बिहेवियरल पैटर्न, कि एक लीडर अपने फॉलोवर्स को लीड करते टाइम कैसा बिहेवियरल पैटर्न फॉलो करता है, उसे बोलते हैं लीडरशिप स्टाइल। हालांकि हमारे पास बहुत सारे लीडरशिप स्टाइल्स हैं, बट अभी फ़िलहाल आपको 3 तरीके के ही लीडरशिप स्टाइल्स पढ़ने हैं। तो इसके लिए पहले मैं आपको कहूँगी कि थोड़ा सा अपनी अजम्पशंस लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हर लीडर का एक ही स्टाइल होता है। जो लीडर्स होते हैं वो कॉम्बिनेशंस ऑफ स्टाइल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपकी जो जर्नी रही है स्कूल लाइफ की, इसमें आपने हर तरीके के लीडर्स देखे होंगे। तो अभी जब मैं आपको लीडरशिप स्टाइल्स पढ़ाऊंगी तो आपके माइंड में आएंगे वो लीडर्स, यानी कि वो टीचर्स या वो कोई भी लोग जो आपको, जिनके साथ आप इन सालों में इंटरेक्ट हुए होंगे कि हाँ यार ये वाला बिहेवियर पैटर्न मैंने उसके अंदर देखा है। सो जस्ट इमेजिन अ पर्सन जो ये कहता है कि जैसा मैं कह रहा हूँ ना बिल्कुल वैसा करना है, जो ये कहता है कि मैं अपनी बात से पलटता नहीं हूँ, बहुत स्ट्रिक्ट है, जो आप पर विश्वास कम करता है, या जिसको बहुत जल्दी होती है अपने काम को कराने की, जिसको ये है कि सारी डिसीजन मेकिंग मेरे हाथों में हो एंड आई एम द बॉस। क्या कभी आप किसी ऐसे पर्सन के इंटरेक्शन में आए हो? कभी कोई ऐसा टीचर मिला हो, कोई ऐसा पर्सन मिला हो जो इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, जो ये कहता है कि सिर्फ मैंने जो कह दिया वो सुन लो, तुम्हारी मुझे नहीं सुननी है? एक तो ये। दूसरा, एक ऐसा लीडर जो हमेशा कुछ भी करता है ना तो आपको साथ लेकर चलता है, जो कुछ भी करने से पहले कहता है कि आप बताओ, हाँ कैसे करना है, आप बताओ क्या करना चाहिए, जो आपके बीच में रहकर, आपके साथ रहकर डिसीजन लेता है। तीसरा, जो ये कहता है कि देखो ये काम है, ऐसे करना है, मुझे तुम पर विश्वास है, तुम कर लोगे, मुझे पता है तुम वेल क्वालिफाइड हो इस काम को करने के लिए, जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दे दी, अब आप देखो आपको आपका काम कैसे करना है, मेरा काम था इन्फॉर्मेशन देना, मैं हूँ साइड में, अब आप देखो आपको ये काम कैसे कंप्लीट करना है। तो ये 3 तरीके के बिहेवियर मैंने अभी आपको बताए। अब इन 3 तरीके के बिहेवियर में से किसी भी तरीके के अगर लीडरशिप स्टाइल को आपने कभी अपनी लाइफ में
आपने एक्सपीरियंस किया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि कब कहाँ कैसी सिचुएशन में आपने इन लीडर्स को देखा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले लीडरशिप स्टाइल की डेफिनेशन से। तो लीडरशिप स्टाइल इज़ अ बिहेवियरल पैटर्न जो एक लीडर के अंदर रिफ्लेक्ट होता है, उसके रोल में हमें देखने को मिलता है एक लीडर के, तो उसे ही हम लीडरशिप स्टाइल कहते हैं। तो पहला है हमारे पास ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन लीडर। नाम में ही वजन है इसके, अथॉरिटी। एक ऑटोक्रेटिक लीडर ऑर्डर्स देता है और एक्सपेक्ट करता है अपने सबॉर्डिनेट से कि वो उसके ऑर्डर्स को माने। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अगर उसके सबॉर्डिनेट उसकी बात को नहीं मानते हैं तो। ठीक है, और अगर कोई मैनेजर इस स्टाइल को फॉलो करता है तो पहली बात तो यहाँ से वन वे कम्युनिकेशन है। ये सिर्फ अपनी बात को बोलना जानता है, सुनता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इस लीडर को बोलते हैं डॉगमेटिक। अब हंसना नहीं है इस वर्ड को सुनकर। यहाँ डॉगमेटिक का मतलब होता है डजंट चेंज और विश टू बी कॉन्ट्रैक्टेड, यानी कि जो अपनी बात से पलटते नहीं हैं, जो कह दिया सो कह दिया। सारे डिसीजन मेकिंग सेंट्रलाइज्ड है, यानी कि इन्हीं के हाथों में सारी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है। बॉस सेंटर्ड लीडरशिप है यहाँ पर। आई एम द बॉस। आई, यहाँ पर ये कहते हैं मैं ही सब कुछ हूँ। तो आपको इसके डायग्राम से भी दिख रहा होगा कि ए लीडर है, बी सी डी उसके सबॉर्डिनेट है, सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन, एरो एक ही साइड में जा रहा है, वापस लौट कर नहीं आ रहा है एरो। ठीक है, तो कब हम ऐसे लीडरशिप का स्टाइल का इस्तेमाल करते हैं? क्विक डिसीजन मेकिंग हो, बहुत जल्दी जल्दी हमें डिसीजन लेना हो, लेबर प्रोडक्टिविटी और स्पेशलाइजेशन चाहिए, हम अपनी पूरी निगरानी में काम कराना चाहते हैं, हमें चाहिए कि काम बिल्कुल परफेक्ट हो, वो कुछ उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, टाइम से काम कंप्लीट हो जाए। तो हम सामने वाले पे नहीं भरोसा कर सकते कि यार ये कर देगा, तो वहाँ हम खुद खड़े होकर बिल्कुल सर पे खड़े होकर काम करवाते हैं। तो ऐसा लीडर होता है ऑटोक्रेटिक। देन डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव, ये एक ऐसा लीडर है जो जब भी डिसीजन लेना होता है तो कंसल्ट करता है अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ। ये अपने सबॉर्डिनेट्स को एनकरेज करता है कि आओ आप मेरे साथ मिलकर चलो। जैसे कि हम पूछते हैं ना आपसे कि हाँ बताओ चलो, अब आपकी तैयारी हमें करानी है, बताओ कैसे करानी चाहिए, आप बताओ कैसे करानी चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपके पास कोई एक ऐसा यूनिक आइडिया जो हमारे दिमाग में ना आया हो, तो हमने यहाँ पर आपसे सजेशंस लिया, आपसे ओपिनियन लिया, आपके बीच में बैठ के हमने आपसे बात करी है। तो यहाँ पर दूसरों के ओपिनियंस की रिस्पेक्ट की जाती है ताकि ड्यूटीज़ पूरी हो सकें और टास्क कंप्लीट हो सके। ये ग्रुप सेंटर्ड है क्योंकि यहाँ पर हम ग्रुप में रहकर काम करते हैं। अब यहाँ देखो लीडर बीच में बैठा है, वो आपकी बात सुन भी रहा है, आपको अपनी बात कह भी रहा है। एडवांटेज, एम्प्लॉयज़ बूस्टअप होते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड आता है और डिसीजन अच्छे से लिया जाता है यहाँ पर। लेजस फेयर और फ्री रेन लीडरशिप, ऐसे लीडर्स जो हैं वो पावर का इस्तेमाल करने में बिलीव नहीं करते। मतलब हर जगह पर हम अपनी पावर ही दिखाते रहें कि अच्छा मैं तो ये हूँ, मैं तो टीचर हूँ, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने अगर बच्चों के अंदर अपना एक ट्रस्ट बिल्डअप कर दिया है, एक रिस्पेक्ट बिल्डअप कर दी है, तो वो अपने आप ही आपकी बात को मान लेंगे। तो ज़रूरी नहीं है हर जगह पर पावर का इस्तेमाल किया जाए। तो यहाँ पे फॉलोवर्स क्या करते हैं, अपने सबॉर्डिनेट्स को इंडिपेंडेंस देते हैं कि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाओ, अपने तरीके से काम करो। तो यहाँ पर ग्रुप मेंबर्स को प्रॉब्लम्स दे दी जाती हैं, उसका सॉल्यूशन वो खुद निकालते हैं। लीडर आपको सपोर्ट करता है, आपको इन्फॉर्मेशन देता है, बट वो आपके काम के आगे नहीं आता, वो आपके काम में इंटरफेयर नहीं करता, बिल्कुल साइड में बैठता है, साइड में बैठ के जस्ट ऑब्जर्व कर रहा है। देखो लीडर है, साइड में बैठा हुआ है, सबॉर्डिनेट्स आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। सो दिस इज सबॉर्डिनेट सेंटर्ड लीडरशिप। अब इसके एडवांटेज क्या है कि इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग होती है, सबॉर्डिनेट्स में इनिशिएटिव डेवलप होता है, ज़्यादा फ्रीडम मिलती है। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि एक लीडर सिर्फ एक ही तरीके का लीडरशिप स्टाइल फॉलो करता है। हम कई बार तीनों तरीके से बिहेव करते हैं। कई बार हमें स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है, कई बार हम आपके साथ मिलकर भी काम करते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि हम साइड में बैठ जाते हैं और आपको कहते हैं कि आप काम करो। तो तीनों तरीके का बिहेवियर एज पर द सिचुएशन अराइज हो सकता है। ठीक है, तो बहुत ईजी होता है लीडरशिप स्टाइल्स को आइडेंटिफाई करना, अगर केस स्टडी में भी आ जाता है तो, और इम्पॉर्टेंट भी है, आपको ये टॉपिक छोड़ना नहीं है। लीडरशिप में बस हमें इतना ही पढ़ना है और इसी के साथ हमारे 2 एलिमेंट्स कंप्लीट होते हैं।